नमस्कार मित्रों। आज हम लोग C4 के बारे में हम लोग शॉर्टली कुछ बात करेंगे। C4 मेडिसिन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। आई एम डॉक्टर अमर तांदुलकर फ्रॉम नागपुर। ओके, तो आपसे मैं C4 के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। तो C4 यह एक मेडिसिन बहुत ही हड्डी की मेडिसिन है जो बहुत ही गुणकारी है। और इस मेडिसिन के जो नाम होता है C4 का, यह कैंसरोसोफोर हम इसे बोलते हैं और इससे स्पष्ट होता है। और कैंसर और ओसो मीन्स यह शाब्दिक अर्थ उसका इस तरह से कैंसर और बोन के इस तरह से उसका शाब्दिक अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। और सभी हड्डियों को रोगों को ठीक करने में सक्षम है C4 यह मेडिसिन। और टिश्यू श्रेणी की यह चौथी औषधि है यानी 4th स्टेज। ओके, एंड इस औषधि के निर्माणकर्ता उनके अनुयायियों ने इस शरीर के प्रत्येक सेलों और सूत्रों यानी जो सेल्स होते हैं और जो टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर में जो खनिज पदार्थ से उत्पन्न रोगी की शैक्षणिक कलाओं के कुछ जीर्ण व जिद्दी रोगों को ठीक करने हेतु प्रयोग किया करते थे। इस औषधि का कार्य क्षेत्र इतने ही सीमित नहीं है। प्रयोगों से यह सिद्ध होता है कि इस औषधि का अति विस्तृत प्रभाव है। इसकी परिभाषा होती है C4 का कैंसरोसो श्रेणी की यह चौथी औषधि हड्डी से संबंधित सभी रोगों को ठीक करने हेतु प्रयोग की जाती है। शर्त यह है कि टिश्यू चेंजेस जरूर हो रहा हो, जीर्ण उत्कीय रोग चतुर्थ अवस्था में हो यानी 4th स्टेज का डिसीज हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 4th स्टेज यानी बोन्स के अंदर में डिसीज होता है, तो और एज अ ऑर्गन मेडिसिन आप C4 को इस्तेमाल कर सकते हैं 4th स्टेज की मेडिसिन। और बोन से हट के अगर मसल्स में जाता है तो उसकी जगह आप C3 का यूज़ कर सकते हैं। ओके, या करते हैं। ठीक है। इसका जो कार्य क्षेत्र होता है C4 का, यह हड्डी से संबंध रखने वाले समस्त अंग तंत्रों जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिचलन तंत्र, रक्त लसिका, मांसपेशियां, मूत्र तंत्र, जनन तंत्र, ग्रंथियां, ज्ञानेंद्रियां, तंत्रिक तंत्र व त्वचा आदि पे इसका कार्य क्षेत्र होता है। इसमें C4 की सहायक औषधियों में हम लोग S1, S2, S3, S5, S6, S11, S12, L1, A1, A2, A3, P2, P3, P4, F1, F2, वर्म 1, 2 इलेक्ट्रिसिटीज़, पेन 1, C1 की C ग्रुप की सभी जो मेडिसिन होती है, हम सहायक के रूप में अवस्था के हिसाब से और डिसीज़ के हिसाब से हम C4 के साथ में इस्तेमाल में ला सकते हैं। ओके, इसका जो अब मैं आपको C4 का कुछ एक्सप्लेनेशन यानी वर्णन बताने वाला हूँ। तो कैंसरोसो 1 के अंतर्गत वर्णित सभी समस्त रोगों पर C4 का एक विशेष प्रभाव है, और जो लेकिन बोन्स के डिसीज होते हैं उन पे स्पेशली। ओके, और बशर्ते वह रोग 4th स्टेज का हो, चाहे फिर दूसरे भी अगर ऑर्गन के अंदर में होता है तो आपका वो जो स्टेज होता है डिसीज का वो 4th स्टेज में हो। ठीक है। और यह चौथी अवस्था जो होती है रोग की, यह हड्डी में पहुंच जाती है या में भी रोग उत्पन्न किए हो यानी हड्डी में इसके वजह से रोग उत्पन्न हुआ हो, तो आपको C4 का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। C3 या C2 के अंतर्गत
यानी जो भी डिसीज आते हैं उनमें वो अगर 4th स्टेज में होते हैं तो आप C4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, एंड C4 के साथ अनिवार्य है कि आप लोग फंक्शनल रेमेडी एज अ फंक्शनल रेमेडी आप S3 या S5 का यह दोनों में से एक मेडिसिन का एज पर द कंडीशन आप साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, और इसी के लिए मैलिग्नेंट ग्रोथ में भी इसका बहुत अच्छा रोल होता है मैलिग्नेंट रोल के अंदर में। एंड जब भी कोई मैलिग्नेंसी फॉर्म होती है तो भी बोन्स के अंदर में तो भी C4 का बहुत अच्छा वहाँ पे आपको रोल दिखेगा। और उसके साथ में आपको सहायक औषधियाँ भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे अगर आपको बोन के अंदर में अगर फीवर होता है, जैसे इंटरमीडिएट फीवर होता है या फिर जिसको हम लोग बोन फीवर बोलते हैं, तो ऐसे इसमें आपको C4 के साथ में F1 या F2 का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ओके, उसके बाद हड्डियों से रोग अगर हटकर मांसपेशियों में पहुंच जाता है तब हमें C3 का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, अगर हड्डी एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है जो कठोर पदार्थों से निर्मित है। इस औषधि का प्रभाव सजीव, आंतरीय हड्डी एवं निर्जीव यानी बाह्य हड्डी जिसका संबंध मांसपेशियों, त्वचा और तंत्रिका तंत्र आदि से न हो, हड्डी पर है। नाखून, बाल यानी हेयर्स आदि निर्जीव की श्रेणी में आते हैं। हड्डियां कैल्शियम एवं फास्फोरस का संचय करती रहती हैं। मुलायम ऑर्गेनिक मैट्रिक्स पर कैल्शियम व फास्फोरस कार्बोनेट का जमा होने पर हड्डियां मजबूत एवं कठोर हो जाती है। ओके, यह कैल्शियम रक्त से हड्डियों को प्राप्त होती है। रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण पैराथॉर्मोन से होता है। पैराथॉर्मोन एवं कैल्सिटोनिन का स्रावन पैराथायराइड एवं थायराइड नामक ग्रंथि करती है। इन ग्रंथियों पर C4 का प्रभाव होता है। द्वितीय डाइल्यूशन में इस औषधि का प्रयोग से हार्मोन का स्रावन नियंत्रित रहता है। इस हार्मोन की कमी से टिटैनी और मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में C4 को प्रथम डाइल्यूशन में देना चाहिए। ओके, स्पैजेरिक इसेंस में भी आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, रक्त में कैल्शियम एवं कैल्सिटोनिन की मात्रा बढ़ जाने पर हृदय का कार्य ठीक से नहीं हो पाता है। इससे C4 उच्च पावर का प्रयोग करना चाहिए। भोजन से ग्रहण किए गए कैल्शियम का अवशोषण यानी एब्सॉर्प्शन छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा करता है, जो रक्त में जाता रहता है और यह तरल पदार्थ रक्त से कैल्शियम का अवशोषण उचित रूप में आंत द्वारा न होने की स्थिति में C4 के साथ में C10 या फिर C13 या फिर S1 या S10 या S5 आदि औषधियों का द्वितीय डाइल्यूशन में प्रयोग करना चाहिए स्थिति के अनुसार। ठीक है, यानी C4 के साथ में आपने C10 C13 इसमें से कोई एक मेडिसिन का भी इस्तेमाल करना चाहिए और उसके साथ में आप फंक्शनल और टिश्यू रेमेडी दोनों का इस्तेमाल वहाँ पे C4 के साथ में अलग से करना चाहिए। ओके, अगर इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन अगर प्रॉपर नहीं है तो। ओके।
कभी कभी कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में शरीर से बाहर होता है, जैसे मूत्र और मल द्वारा निकलता है, या आवश्यकता से अधिक मात्रा में इस कैल्शियम का अवशोषण या जमाव हड्डियों में होने लगता है, तब C4 तृतीय या उच्च डाइल्यूशन में प्रयोग किया जाता है। साथ ही वृक्क की औषधियाँ यानी C6, S6 या फिर S2, C2 इस तरह की औषधियाँ भी आप आदि को भी द्वितीय डाइल्यूशन में प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे, जरा सा भी कैल्शियम असंतुलित होने पर स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और जैसे रक्त में सामान्य कैल्शियम की मात्रा 8 से 11 मिलीग्राम 100 cc है। हड्डियों पर संचित होने वाला द्वितीय तत्व फास्फोरस है। यह फास्फोरस न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी के लिए अति अनिवार्य तत्व है। फास्फोरस का अवशोषण आंतों द्वारा होता है। फास्फोरस की मात्रा शरीर में अधिक होने से वसा युक्त पदार्थ तथा विटामिन डी भोजन में लेना बंद कर देना चाहिए। इस फास्फोरस और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में सहयोग करने वाले पैराथायरॉइड हार्मोन तथा विटामिन डी है, परंतु आगे की पिट्यूटरी ग्रंथि तथा कुछ हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन, एड्रेनालिन, कॉर्टेक्स, थायराइड भी इसमें प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, जिस पर C4 का प्रभाव होता है। फास्फोरस के असंतुलित अवस्था में होने पर C4 द्वितीय डाइल्यूशन में प्रयोग करना चाहिए। साथ में सपोर्टिव मेडिसिन भी आपने देना चाहिए। हड्डियों पर फास्फोरस ज़्यादा मात्रा में जम जाने पर उच्च डाइल्यूशन का प्रयोग करना चाहिए। और मेडिसिन रहेगा आपका RE या S5, L1, S1, F1 इस तरह की मेडिसिन का भी वहाँ पे इस्तेमाल आपने साथ में करना चाहिए। परेशान अगर हड्डियों के फास्फोरस निकल कर हड्डियों में परेशानी पैदा कर देता है, तब C4 का आपने इस्तेमाल करना चाहिए निम्न डाइल्यूशन में द्वितीय सहायक औषधि के साथ प्रयोग करना चाहिए। हड्डी के समस्त रोगों को यह दवा अपनी सहायक औषधियों के साथ जड़मूल से नष्ट कर देती है। विशेष जानकारी के लिए हमें इसके आगे भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना है। स्क्रोफुलोसिस श्रेणी की औषधियों के जो है एक टेबल आता है, जो टेबल मैं आप लोगों को डाल दूंगा, तो उस टेबल से भी आप पढ़ सकते हैं। एक टेबल भी आता है इसमें। और इसी तरह से हम लोग C4 के लिए C4 की जानकारी हम लोग हासिल कर सकते हैं। और C4 के बारे में कुछ बताना है शॉर्टली, तो हम बता सकते हैं कि जोड़ों का दर्द अगर क्रॉनिक है तो आप उच्च डाइल्यूशन में दीजिए, ठीक है। हड्डी में दर्द होगा तो उसमें भी आपको C4 हायर डाइल्यूशन में देके आपको सेकंड में ला सकते हैं आप, ठीक है। धीरे धीरे सेकंड में लाइए, ठीक है, अगर क्रॉनिक केसेस है तो, ठीक है, उच्च हायर डाइल्यूशन में जाइएगा, ठीक है। हड्डी के ऊपर श्लेष्मिक कलाओं की, अगर हड्डी के ऊपर में अगर कुछ परत जमती है तो उसको भी निकालने के लिए आपको C4 का इस्तेमाल करना चाहिए, ओके। नहीं, शरीर के किसी भी भाग की हड्डी यदि टूट जाए तब इस औषधि का प्रथम डाइल्यूशन से हड्डी जुड़ जाती है। हड्डियों में खरोंच, छिलना या चिटकना या टूटना या चोट आना आदि को ठीक करती है। जोड़ों में उत्पन्न होने वाले
समस्त रोगों को यह औषधि अपनी सहायक या बाह्य प्रयोग की औषधियों के साथ, जड़ मूल के साथ में नष्ट कर देती है। रोगों के कारण, जोड़ों में उत्पन्न कुछ रोगों के कारण जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने लगता है। इस जमाव को निकालने के लिए C4 का प्रथम डाइल्यूशन में देकर उसे बाहर निकालना चाहिए और बाद में नेगेटिव C4 का ही नेगेटिव डाइल्यूशन आपने स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब पिघल के जब बाहर निकल जाएगा यूरिक एसिड, तब वहाँ पे आपको जो टिश्यूज इम्पेयरमेंट होता है उसको रिपेयर करने के लिए आपको निगेटिव में देना पड़ेगा, जिससे वहाँ पे जो सेल्स में जो दुष्प्रभाव आया था वो ठीक हो जाएगा। ओके, इसी तरह से साथ में आपने वहाँ पे एक्सक्रीशन भी बढ़ाना चाहिए। S6 और C17 को सेकेंड डाइल्यूशन या फर्स्ट डाइल्यूशन में देके जो यूरिक एसिड वहाँ से जॉइंट से बाहर पिघल के बाहर निकल रहा है, तो वो उत्सर्जित पदार्थ होता है जो एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस होगा, तो उसे हमारे शरीर से किडनी के थ्रू बाहर निकाला जाएगा यूरिन के माध्यम से। तो हम लोग वहाँ पे S6 और C17 भी साथ में हम लोग देंगे पॉजिटिव में। ओके, और दांतों में जो कीड़ होती हैं, जिसके टूथ डीके होता है, ऐसे केसेस में भी आप C4 का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टूथ पेन में भी आप C4 का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे से रिजल्ट ले सकते हैं। दे विल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ओके, देन इसी तरह से आपको आगे की जानकारी चाहिए, और जो आगे की जानकारी देंगे उसके लिए ये वीडियो हमारा आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे यह जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो मालूमात हैं, ये सभी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स जो बिगनर्स हैं उनके काम में आएगा। ठीक है, उनको हेल्प होगा, यह मैं आशा करता हूँ। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी बताइए कि जो आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप उसको जो वीडियो का इन्फॉर्मेशन है वो आप तक और सभी लोगों तक जा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उनके तरफ में इन वीडियोस को भेजिए आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय माटी जी। थैंक यू वेरी मच।